बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियोज़ अपलोड करने का सिलसिला इस चैनल पर जारी है और इसके साथ साथ हमने एक नया सिलसिला ये शुरू किया है कि जो उम्मीदवार पब्लिक सर्विस कमीशन में उर्दू लेक्चरार के लिए टेस्ट देंगे तो उनकी तैयारी के लिए भी हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चर उर्दू की पोस्ट के लिए जो टेस्ट होता है वो MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या मरूजी सवालात पर मुश्तमिल होता है। तो वो सवालात हम इन वीडियोस में अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले जो 3 वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं उनमें हमने दक्कनी दौर में यानी उर्दू अदब का जो इब्तदाई ज़माना है उसमें और उसके बाद दक्कनी दौर में यानी बहमनी दौर और गोलकुंडा की कुतुबशाही रियासत और बीजापुर की आदिलशाही रियासत में जो उर्दू अदब तख्लीक हुआ तो उसके हवाले से हमने सवालात अपलोड किए थे। तो उसमें ज़्यादा फोकस जो था वो शायरी पर था, लेकिन हमारी आज की चौथी वीडियो जो है इसमें हम दक्कनी दौर की या उर्दू अदब का जो इब्तदाई ज़माना था दक्कन में, उस दौर में जो नसरी किताबें लिखी गईं या सूफियाना रसाइल तसनीफ़ हुए तो उनके बारे में सवालात अपलोड करेंगे। लेकिन सवालात से पहले तमहीद के तौर पर यह बताना ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा पस मंज़र समझ लें कि दक्कन क्या है और दक्कन में उर्दू अदब का आगाज़ किस तरह हुआ है। तो हिंदुस्तान का जो जनूबी इलाका है उसे दक्कन कहा जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और दीगर इलाके शामिल हैं, उन्हें दक्कन कहा जाता है। और इन्हीं इलाकों को जनूबी हिंद भी कहा जाता है। उर्दू अदब की तारीख़ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें शिमाली हिंद और जनूबी हिंद का जिक्र आता है। तो शिमाली हिंद से मुराद दिल्ली, लखनऊ वगैरह के जो इलाके हैं ये शिमाली हिंद में आते हैं और जनूबी हिंद जो है उसी का दूसरा नाम दक्कन है। तो वो इलाके जो हैं जो हिंदुस्तान के जनूबी इलाका है तो वो दक्कन में आता है। तो इस तरह ये 2 इलाके हैं। अब शिमाली हिंद का ये है कि उर्दू ज़बान का जो आगाज़ हुआ है वो शिमाली हिंद में हुआ है। उर्दू ज़बान पंजाब में बनती है या दिल्ली में बनती है और दिल्ली से उर्दू ज़बान दक्कन में पहुंचती है। यानी शिमाली हिंद से जनूबी हिंद या दक्कन को उर्दू ज़बान गई है, लेकिन उर्दू में अदब का और शायरी का बाकायदा आगाज़ जो हुआ है तो वो जनूबी हिंद में या दक्कन में हुआ है। और दक्कन में उर्दू ज़बान इस तरह गई है कि दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सालार मलिक काफूर की क़यादत में खिलजी अफवाज ने दक्कन पर हमले किए और ये 13वीं सदी का आखिरी ज़माना था। 1294 ईस्वी में ये हमले हुए और उसके बाद ये हमले जारी रहे। तो इन हमलों के नतीजे में दक्कन के बहुत से इलाके जो हैं तो वो दिल्ली की सल्तनत का हिस्सा बन गए। दक्कन में उस वक्त हिंदू हुकूमतें थी, हिंदू राजवाड़े थे, हिंदू राजाओं की हुकूमतें थी, लेकिन खिलजी अफवाज ने जब दक्कन के इलाके को फ़तह किया तो वो राजवाड़े जो हैं तो वो ख़त्म हो गए और दक्कन का इलाका जो है ये दिल्ली की सल्तनत में यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत में शामिल हो गया और इस तरह उर्दू ज़बान भी दिल्ली से दक्कन पहुँच गई। अब दक्कन में जब उर्दू ज़बान पहुँची तो उसके बाद दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों में उर्दू फैल गई। चुनांचे इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद दक्कन में उर्दू में शेर व शायरी का आगाज़ हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक ख़ानदान की हुकूमत आती है दिल्ली में। मोहम्मद तुगलक के दौर में तुगलक हुक्म देता है दिल्ली वालों को कि आप दक्कन में जाकर आबाद हो जाए और दक्कन में दौलताबाद या देवगिरी को वो अपना दारुल-हुकूमत बना लेता है। उसके कुछ अर्से के बाद वो दारुल-हुकूमत वापस दिल्ली शिफ्ट कर देता है। लेकिन इस तरह दिल्ली का और दक्कन का आपस में एक ताल्लुक़ जो है वो कायम हो जाता है। दक्कन का जो इलाका है उसका इंतज़ाम चलाने के लिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक की जानिब से अमीरान सदा मुकर्रर होते हैं। वो अमीरान सदा बगावत करते हैं और दिल्ली की सल्तनत से अपनी आज़ादी का ऐलान कर देते हैं बाद में। तो दक्कन में दक्कन वालों की अपनी हुकूमत बहमनी सल्तनत के नाम से कायम हो जाती है। सुल्तान अलाउद्दीन बहमन उसके पहले हुक्मरान होते हैं। तो इस तरह बहमनी सल्तनत जो है वो दक्कन में जब कायम होती है 1347 में ये हुकूमत कायम हुई है बहमनी सल्तनत। तो उसके बाद जो है इसी बहमनी सल्तनत के दौर में उर्दू में शेर व शायरी का और सूफियाना रसाइल लिखने का काम शुरू हो जाता है। उर्दू अदब का आगाज़ हो जाता है दक्कन में। और उसके बाद बहमनी सल्तनत टूटती है तो 5 या 6 मुख्तलिफ रियासतें वजूद में आ जाती हैं। उन रियासतों में से गोलकुंडा की कुतुबशाही रियासत और बीजापुर की आदिलशाही रियासत जो हैं, ये 2 रियासतें जो हैं इनमें उर्दू शायरी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल होता है। और ये जो पहला बहमनी दौर है और उसके बाद कुतुबशाही और आदिलशाही अदवार हैं, इन तीनों अदवार में उर्दू में शायरी के साथ साथ नसर भी लिखी गई और बेशतर नसर जो है वो सूफियाना रसाइल पर मुश्तमिल है। यानी मुख्तलिफ़ सूफ़ी बुज़ुर्गों ने
لوگوں تک دین اور تصوف کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف صوفیانہ رسائل تحریر کیے، اور یہی صوفیانہ رسائل جو ہیں یہ ہماری نثر کا اولین نمونہ ہیں۔ اس دور میں سبرس بھی لکھی گئی اور مختلف اور چیزیں بھی لکھی گئی، لیکن زیادہ تر جو کتابیں ہیں تو وہ صوفیانہ رسائل پر مشتمل ہیں۔ تو اسی دور کی نثر کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو ہے۔ تو اب ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور اس دور کی نثر کے حوالے سے MCQs یا ملٹیپل چوائس کویسچن دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دکن میں اردو نثر نگاری کا آغاز کس قسم کی کتابوں سے ہوا؟ عشقیہ قصے، جنوں اور پریوں کے قصے، صوفیانہ رسائل اور بچوں کی کہانیاں۔ تو صحیح آپشن ہے صوفیانہ رسائل۔ دکن میں جب اردو نثر نگاری کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے مختلف صوفیاء نے صوفیانہ رسائل لکھے، اور وہی رسائل جو ہیں وہ ہماری اردو نثر کا ابتدائی یا اولین نمونہ ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ سبرس کس نے لکھی؟ ملا وجہی، غواصی، ابن نشاطی، فیروز۔ ان میں سے سبرس کس نے لکھی ہے؟ سبرس ایک تمثیلی قصہ تھا جو کہ دکن میں لکھا گیا، اور دوسرا آپشن ہے ملا وجہی۔ ملا وجہی نے یہ قصہ لکھا ہے اور اسی کو اردو نثر کی پہلی باقاعدہ ادبی کتاب کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے صوفیانہ رسائل لکھے گئے تھے، لیکن سبرس جو ہے یہ پہلا ادبی نمونہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سبرس کا سنہ اشاعت کون سا ہے؟ 1635 عیسوی، 1655 عیسوی، 1732 عیسوی، 1734 عیسوی، اور اس کا درست آپشن ہے 1635 عیسوی۔ اگلا سوال ہے کلمۃ الحقائق کس کی تصنیف ہے؟ شاہ میرا جی شمس الاشاق، شاہ برہان الدین جانم، میرا جی خدا نما، عین الدین گنج العلم۔ یہ کلمۃ الحقائق ایک صوفیانہ رسالہ ہے، اور دوسرا آپشن ہے شاہ برہان الدین جانم نے یہ کلمۃ الحقائق لکھی ہے۔ اگلا سوال، میرا جی شمس الاشاق اور برہان الدین جانم میں کیا رشتہ تھا؟ بھائی، چچا بھتیجا، باپ بیٹا، ماموں بھانجا۔ یعنی یہ دونوں بزرگ آپس میں بھائی تھے، چچا بھتیجا تھے، باپ بیٹا تھے یا ماموں بھانجا تھے؟ تو دوسرا آپشن ہے باپ بیٹا۔ شاہ میرا جی شمس الاشاق والد تھے اور برہان الدین جانم ان کے فرزند تھے۔ گنج مخفی کے مصنف کون ہیں؟ امین الدین اعلیٰ، میرا جی خدا نما، برہان الدین جانم یا گیسو دراز یعنی خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز۔ ان میں سے کون سا آپشن صحیح ہے؟ دوسرا آپشن ہے امین الدین اعلیٰ۔ شمائل الاتقیاء کے مصنف کون ہیں؟ امین الدین اعلیٰ، میرا یعقوب، برہان الدین جانم، شمس الاشاق، اور دوسرا آپشن ہے میرا یعقوب۔ وجودیہ، اشارات، عشق نامہ کس کے تصنیف کردہ صوفیانہ رسائل ہیں؟ برہان الدین جانم، میرا جی خدا نما، گیسو دراز، امین الدین اعلیٰ۔ یہ وجودیہ، اشارات اور عشق نامہ تینوں صوفیانہ رسائل ہیں، اور ایک ہی مصنف نے یہ لکھے ہیں، اور مصنف ہیں امین الدین اعلیٰ۔ یعنی اس سوال کا دوسرا آپشن ہے امین الدین اعلیٰ۔ ان میں سے کون سی کتاب فارسی قصہ دستور الاشاق سے ماخوذ ہے؟ معراج العاشقین، شمائل الاتقیاء، سبرس، عشق نامہ۔ فارسی میں کتاب تھی دستور الاشاق، اور اس سے ماخوذ کتاب جو اردو میں لکھی گئی وہ سبرس ہے۔ دوسرا آپشن ہے سبرس، جسے ملا وجہی نے تصنیف کیا ہے۔ اگلا سوال ہے سبرس کا دوسرا نام کیا ہے؟ قصہ لیلا مجنوں، قصہ مہر و ماہ، قصہ حسن و دل، قصہ چہار درویش۔ یعنی سبرس جو ہے یہ کس سے ماخوذ ہے؟ دوسرا آپشن ہے قصہ حسن و دل۔ سبرس ملا وجہی نے لکھی 1635 میں، اور اس قصے کا جو دوسرا نام ہے یہ قصہ حسن و دل ہے۔ اگلا سوال، شرح تمہیدات حمدانی کے مصنف کون ہیں؟ میرا جی شمس الاشاق، میرا جی خدا نما، برہان الدین جانم، امین الدین اعلیٰ، اور اس کا درست آپشن جو ہے وہ ہے میرا جی خدا نما۔ عین القضاء حمدانی نے فارسی میں تمہیدات حمدانی لکھی تھی، اور دکنی اردو میں اس کی شرح میرا جی خدا نما نے لکھی ہے۔
شرح مرغوب القلوب کے مصنف کون ہیں؟ شاہ برہان الدین جانم، امین الدین اعلیٰ، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، میرا جی شمس العشاق۔ اور اس کا دوسرا آپشن ہے میرا جی شمس العشاق۔ یہ بھی فارسی میں مرغوب القلوب کتاب تھی اور اس کتاب کی شرح دکنی اردو میں میرا جی شمس العشاق نے